ओके, तो हम लोग थे एमवीसी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। और एमवीसी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल इटसेल्फ क्या है कि आप जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, एक्चुअली जो भी आप किसी भी व्यू को या किसी भी पेज को अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे एमवीसी रिक्वेस्ट लाइव, तो आप यकीनन कोई ना कोई रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। और रिक्वेस्ट किस तरीके से कि मतलब किन स्टेजेस से गुजरेगी, एक्चुअली दीज आर दी स्टेप्स। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट राउटिंग को फेस करेगी, और राउटिंग ये डिसाइड करेगी कि जी कौन से कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना है, जो मैंने लास्ट इससे पहले आर्किटेक्चर लेवल पे बता रहा था। और कंट्रोलर की इनिशियलाइजेशन के ऊपर यकीनन हमारे पास कोई डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन आती है, या एक हमारे पास कहलाता है कंट्रोलर फैक्ट्री एक्टिवेटर। एक्चुअली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द कंट्रोलर, कि कौन सा कंट्रोलर एक्टिवेट होगा। यानी कंट्रोलर की इनिशियलाइजेशन बेसिकली इन दो चीज़ों पर रिजॉल्व करती है। सबसे पहले वो ये देखती है कि जिस कंट्रोलर को आपने एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, और अगर वो डिपेंडेंसी है तो उस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व किया जाए। यानी पहले उन रिसोर्सेज को कॉल कर लिया जाए जो कि उस कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करने के बाद तो उसके बाद ये देखती है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स डिपेंडेंसीज हैं, और कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो स्टिल हमें चाहिए। और उसके बाद जो है फिर हम लोग ये देखते हैं कि वो जो डिपेंडेंसीज हैं अगर वो रिजॉल्व हो गई हैं, तो उसके बाद फिर कौन सा कंट्रोलर एक्टिवेट होगा। हर कंट्रोलर के अंदर पॉसिबल एक्शंस है, हर कंट्रोलर के अंदर पॉसिबल लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है। और हर लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस को हमें ये देखना होता है कि हमें किन किन प्रोसेसेस को रन करना है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर। ठीक है, जब हम उन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं, उन एक्शंस को, उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो एट द एंड हमारे पास एक्शन रिजल्ट्स आते हैं। और एक्चुअली एक्शन रिजल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन एक्शन के रिजल्ट्स को इन्वोक किया जाए। इन्वोक से मुराद ये है कि उनको लिया जाए, और लेने के बाद फिर कहाँ लेके जाया जाए, व्यू में। और इसकी जिम्मेदारी होती है व्यू इंजन की। ठीक है, व्यू इंजन इज रिस्पॉन्सिबल कि जो भी एक्शन रिजल्ट हमारे पास आए हैं उन एक्शन रिजल्ट्स को इन्वोक किया जाए, मतलब उनको गेट किया जाए, और उसके बाद उनको व्यू इंजन के थ्रू रिजल्ट एग्जीक्यूशन में डाला जाए। और रिजल्ट एग्जीक्यूशन क्या है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप का जो व्यू इंजन है वही उसको रेंडर करे। इट कैन पॉसिबल कि आप अपने जो, अभी मैं फिल वक्त समझाने के लिए इतना ही बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि व्यू इंजन ही उसमें रोल प्ले करे। आपके रिजल्ट्स डायरेक्ट रिजल्ट एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं, या आपके HTML के में डिस्प्ले भी हो सकते हैं। या ये भी होता है कि व्यू इंजन एक मैकेनिज्म है जो आपके रिजल्ट्स को पहले वैलिडेट करता है कि आइदर ये स्पेसिफाइड रिजल्ट्स हैं भी या नहीं, और उसके बाद फिर उसको रिजल्ट एग्जीक्यूशन में या उसको एज अ रिस्पॉन्स आगे भेजता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ये चेक लगा भी सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये चेक खुद भी हो रहा होता है। ठीक है, अब सिलसिला ये है कि ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है कि आपकी रिक्वेस्ट राउटिंग के फेज़ में जाती है, फिर कंट्रोलर इनिशियलाइजेशन के फेज़ में आती है, फिर एक्शन एग्जीक्यूशन में आती है, फिर रिजल्ट एग्जीक्यूशन में आती है, एंड देन यही रिजल्ट एग्जीक्यूशन की, देखो ये भी रिजल्ट एग्जीक्यूशन है, ये भी रिजल्ट एग्जीक्यूशन है, और एक्चुअली इसके दरमियान में एक फेज़ है दैट इज़ द रेंडर व्यू। ठीक है, अब रेंडर व्यू एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो आपका डेट, जो आपको रिजल्ट्स मिल रहा है वो स्पेसिफाइड रिजल्ट्स हैं या नहीं। अदरवाइज अगर वो हैं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट आ रहा है, यानी स्पेसिफाइड रिजल्ट हो या ना हो, जो भी आ रहा है वो डिस्प्ले कर दो।
तो फिर आप डायरेक्ट उसको रेंडर करवाए बगैर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में ही शो कर दोगे एज अ रिस्पॉन्स। तो ये हमारा रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल था। MVC एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स होती है तो ये अच्छा ये अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब MVC एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है किसी सर्वर के ऊपर, हम उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो जो फेज होता है दैट इज नोन एज द IIS। एक्चुअली IIS हमारा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर कहलाता है, और एक्चुअली ये किसी भी सर्वर के ऊपर होता है। ये मेरी हमारी इस नॉर्मल हर मशीन पे होता है, ये हर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ पे जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, वहाँ पे एक ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। और एक्चुअली होता क्या है कि ये आपकी एप्लीकेशन इंटरफेस को फैसिलिटेट करता है। तो जब भी मैं अपने एप्लीकेशन को या वेब एप्लीकेशन को मैं एक्जी में चेंज करूँगा, यानी एक तरह से समझ लो मैं उसकी डिप्लॉयमेंट करूँगा, तो वो एग्जीक्यूटेबल वर्जन या डिप्लॉयड वर्जन डायरेक्ट कभी भी रन नहीं हो सकता। एक्चुअली वो टॉक करता है मेरे मशीन के या मेरे सर्वर के IIS मैनेजर के साथ। एंड IIS मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द रिक्वेस्ट एंड देन पास द रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन। यानी अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट आ रहा है और वो रिक्वेस्ट IIS के पास आ रहा है और IIS उसको एप्लीकेशन के अंदर इन कर रहा है, ठीक है, ऑन ऑन टू दैट कंट्रोलर, और फिर वहां से आपका पूरा एक्सेस चल रहा है। और उसके बाद रिजल्ट्स को लेके वापस कहाँ आ जा रहा है, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है IIS को रिटर्न करेगा वो रिजल्ट, और IIS रिस्पॉन्सिबल है उसको एज अ रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आज तो शायद पॉसिबिलिटी ना हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर या होपफुली जो मेरा डिप्लॉयमेंट का सेशन है उसके अंदर मैं फिर आपको पूरा इसके IIS के बारे में और IIS के अंदर जाके एप्लीकेशन होस्ट कैसे होगी, एप्लीकेशन चलेगी कैसे, कॉल कैसे होगी, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला फिर मैं उस सेशन के अंदर बताऊंगा जिसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, कि IIS कैसे काम करता है और कैसे हम एप्लीकेशन को किसी भी IIS मैनेजर के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा उसका बेसिक नो हाउ थी कि किस तरीके से काम हो रहा है। और यकीनन अब हम एक एप्लीकेशन का टूर लेंगे, यानी एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे, और मैं वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा, रन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, या फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है बेटा चीज़ें? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है आप लोगों को क्लियर है। मैंने चैटिंग विंडो भी देख ली, चैटिंग विंडो पे भी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, जी सर क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। ठीक है जनाब, तो अब ये स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगा, कहना चाहिए आपको गूगल क्लासरूम में, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने अपना ये सेशन क्लोज किया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी सैंपल एप्लीकेशन। ठीक है, तो मनोज जनाब विजुअल स्टूडियो ओपन किया। ओके, अब ये मुझसे कह रहा है कि जी आपने नई एप्लीकेशन बनानी है। मैंने कहा यस, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। ओके, now we are going to create the ASP.NET web application using .NET framework, और इसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट। ये कह रहे हैं जनाब आपने वेब एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है। मैंने कहा आप लिख लें वेब एप्लीकेशन, लेट्स से वेब ऐप MVC टेस्ट। इस वक्त मैं टेस्ट एप्लीकेशन आपके लिए बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
और जस्ट मैंने कैसे क्रिएट कर दीजिए। अब वो आपसे पूछ रहा है एमटी चाहिए, वेब फॉर्म बेस्ड चाहिए, एमवीसी बेस्ड चाहिए। एक्चुअली वी आर स्टडिंग दी एमवीसी। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? ये डिफॉल्ट आर्किटेक्चर है वेब फॉर्म्स का जो पहले से बना हुआ है। हमने एमटी आर्किटेक्चर लेके इस पे सैंपल पेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है। एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें ASP.NET अपने मास्टर पेजेस, कंटेंट पेजेस बाय डिफॉल्ट बना लेता है। मैंने आपको मैनुअली मास्टर पेजेस और कंटेंट पेजेस बनाना सिखाए हैं। ठीक है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप इसको भी एक्सप्लोर करके देखिएगा और इसको चला के देखिएगा। आप देखिएगा कि आपका काम 50-60% पहले से हो जाएगा। आपको चीज़ों को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपस में पहले से लिंक हुई भी होंगी। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई इश्यू होगा तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसको इसको हल्का सा एक्सप्लोर कर दूंगा। बहरहाल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ASP.NET MVC। और अगर आप देखें इसके राइट साइड के ऊपर, तो वो आपसे पूछ रहा है कि वेब फॉर्म्स MVC या वेब API, तो ये बाय डिफॉल्ट MVC पे चेक लगा हुआ आ रहा है। और पूछ रहा है कि क्या आप यूनिट टेस्ट करना चाहते हैं। जरा देखें, ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर द यूनिट टेस्ट। और यही वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है डॉट टेस्ट करके वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं यूनिट टेस्ट करवाऊंगा अपने टेस्ट प्रोजेक्ट को, और देन मैंने क्रिएट कर दिया। अब जो प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट होगा, एक्चुअली उसमें एक प्रोजेक्ट नहीं होगा। इट विल बी डिफाइन और क्रिएट दी 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक मेरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा और एक मेरा टेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, टेस्टिंग प्रोजेक्ट की निशानी होगी कि उसमें प्रोजेक्ट के आखिर में डॉट टेस्ट लगा हुआ होगा। तो जो डॉट टेस्ट लगा हुआ होगा वो एक्चुअली मेरा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जो कि उस एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दी टेस्टिंग। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उसकी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जी बाय डिफॉल्ट खुद ही मतलब ऐसा काला जादू कि वो खुद ही करना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें और मुझे ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं अंदर। नाउ वी हैव 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट इज माय मेन प्रोजेक्ट एंड अदर इज द टेस्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट। तो ये जो दूसरा वाला है ये टेस्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट है। अभी कैसे यूज करते हैं ये आगे चल के देखेंगे हम। ठीक है। सब कुछ आज नहीं हो जाएगा, ये इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे ये कैसे काम हो रहा है। तो पहले हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लें। दिस इज द ऐप डेटा फोल्डर, जिसके अंदर मैं कह रहा था कि आप बाकायदा अपने डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं और यहीं पे पब्लिश भी करा सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल के अंदर कि आपकी डेटाबेस फिर चेंज नहीं हो सकती। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर तो चेंज हो जाएगी कोड के अंदर, बट जब आप उसको पब्लिश करेंगे तो फिर वो चेंजेबल नहीं है। उसके बाद है ऐप स्टार्ट। एक्चुअली मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि दिस इज द सॉल्यूशन नेम, SLN नेम एक्चुअली। और ये बता रहा है कि आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हों वो तमाम के तमाम, अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो वो एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर होंगे, एंड दैट अम्ब्रेला इज द सॉल्यूशन फाइल, जिसको हम लोग SLN फाइल भी कहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज द सॉल्यूशन नेम। इस वक्त इस सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रोजेक्ट हैं? इस वक्त इस सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और दूसरा टेस्ट प्रोजेक्ट है, यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए तो एक्चुअली मेरे पास एक क्लाउड बेस्ड एक सर्विस इंस्टॉल हुई हुई है, जो कि किसी भी रिसोर्स को या किसी भी फोल्डर को जाके कनेक्ट कर सकती है। तो ये आप लोगों के पास नहीं आएगी, इसलिए आप लोग ये परेशान मत होइएगा। ठीक है। ये मेरी अपनी क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि मेरे लैपटॉप से अक्सर रिसोर्सेज को ऊपर कनेक्ट करती है। लेकिन बहरहाल अभी हम चल रहे हैं, ये कहलाती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या, हमारे पास असेंबली इन्फो है, और एक्चुअली ये मुझे क्या बताती है? ये मुझे बताती है कि मेरे पास जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन किस कंपनी के लिए बन रही है, उसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, कॉपीराइट है या नहीं है, ट्रेडमार्क है तो उसके लोगो का ट्रेडमार्क बताओ, किसी स्पेसिफिक
कल्चर के लिए बनाई हुई है तो कल्चर की इंफॉर्मेशन दें। तो एक्चुअली ये तमाम इंफॉर्मेशन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू माय एप्लीकेशन। ठीक है, मेरे एप्लीकेशन के लिए ये एक मेटा डेटा है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास रेफरेंसेस हैं, और रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंसेस ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे और अगर आप उसमें कोई गैजेट्स यूज कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू ऐड द लाइब्रेरीज ऑफ दोज थर्ड पार्टी फ्रॉम हियर। ठीक है, आप उन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को या डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज को, डीएलएल्स को आप यहाँ से ऐड करेंगे। और ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लेयर्स के ऊपर भी क्लास लाइब्रेरीज में ऐड करके दिखाए थे डीएलएल्स को। उसके बाद है ऐप डेटा। ऐप डेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, एंड ऐड के बाद आप जाएंगे लेट्स से न्यू आइटम के ऊपर, और न्यू आइटम में जाने के बाद आप यहाँ से एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस बकायदा इन द फॉर्म ऑफ एमडीएफ फाइल, मानी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल, एमडीएफ स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल। आप इस फॉर्म के अंदर जाके इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर देंगे अपनी डेटाबेस को। तो यानी फिर डेटाबेस को मुझे अलग से एसक्यूएल सर्वर में जाके एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पूरी डेटाबेस यहीं से एक्सेस हो जाएगी। मैं टेबल्स क्रिएट भी यहीं से कर सकता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर डेटा वगैरह सब यहीं से डाल सकता हूँ, मुझे एसक्यूएल सर्वर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक और फोल्डर होता है दैट इज नोन एज द ऐप स्टार्ट, एंड इट हैज सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो ऐप स्टार्ट का फोल्डर क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशंस की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअली फोर होती हैं, लेकिन खैर अभी मैं थ्री की बात कर रहा हूँ। वन इज द बंडल कॉन्फ़िग, द थर्ड सेकंड इज द फिल्टर कॉन्फ़िग, एंड द थर्ड वन इज द राउट कॉन्फ़िग। बंडल कॉन्फ़िग मैंने आपको बताया था कि हम CSS और JS की बंडलिंग करते हैं एक्चुअली, और वो तमाम इंफॉर्मेशन हम बंडलिंग की इसके अंदर रखते हैं। क्या है, कैसे है, ये भी हमारी पूरी एक डिटेल्ड क्लास है कि हम बंडलिंग कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको उस डिटेल्ड क्लास के अंदर बताऊंगा कि बंडलिंग कैसे होती है। राउटिंग की हमारे पास एक डिटेल्ड क्लास है, उसके अंदर मैं बताऊंगा। फिल्टर कॉन्फ़िग हमारे पास ऑप्शनल होती है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसका काम क्या है। इसके अलावा अगर आप और आगे आए तो आप देखें कि ऐप डॉट स्टार्ट के बाद हमारे पास अगला जो फोल्डर होता है दैट इज़ नोन एज द कंटेंट फोल्डर। और कंटेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट हर तरह की CSS मौजूद होती है, और हर तरह की CSS मैं इसके अंदर ला के रखता हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरी कस्टम CSS है तो मैं कस्टम CSS इस कंटेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ अपनी कस्टम CSS का, और अपनी जितनी भी कस्टम CSS में है मैं उसके अंदर रखता हूँ जाके। उसके बाद अगर आप आ जाए कंट्रोलर्स के अंदर, तो दीज आर दी कंट्रोलर्स, और जहाँ पे हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की लॉजिक्स को लिखते हैं, अपने इफ एल्स वगैरह की लॉजिक को लिखते हैं, और यहाँ पे आकर के हम अपने मॉडल्स को भी कॉल करते हैं। तो कैसे कॉल करते हैं ये बताएंगे। इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो एक्चुअली आप देखें कि इस कंट्रोलर के अंदर ये एक्शंस मौजूद है, और यही वो लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है एक्चुअली जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एक्शन। जब कोई कंट्रोलर कॉल होता है तो फिर ये एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूशन बनाते सारे कॉल नहीं हो जाते हैं, इनमें से जो एक्शन कॉल हो रहा होता है वो एक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से कॉल होता है इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट्स के कुछ फॉन्ट्स होते हैं, वो फॉन्ट्स हमारे पास फॉन्ट्स के टेबल फोल्डर के अंदर होते हैं। ये हमारे पास मॉडल्स है एक्चुअली, यहाँ से हम डेटाबेस लिंक जनरेट करते हैं, यहाँ से हम डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्क्रिप्ट्स, जितनी भी जावा स्क्रिप्ट्स हैं और जेक्यूरी की लाइब्रेरीज हैं, JS की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर ला करके लोड करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और ये फिक्स है, वी कांट चेंज इट, हम इससे कुछ चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास व्यूज़ हैं, एंड व्यूज़ क्या है कि व्यूज़ के अंदर हम HTML, हम व्यूज़ को हम HTML लेवल के ऊपर यूज़ करते हैं, और जितनी भी हमारी यूज़र इंटरफेसेस की अप्रोचेस हैं वो हम उस व्यू के अंदर डालते हैं। अच्छा, ये भी देखें कितनी मैनेज्ड है कि जो हमारे एक होम का फोल्डर है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास कंट्रोलर के अंदर एक होम है, तो जो भी कंट्रोलर का नाम है
उसी नाम से अलग अलग व्यूज होंगे। ये इसका अपना स्टैंडर्ड है, इसका अपना पैटर्न है। अब मैं आपको नेक्स्ट अभी अपकमिंग क्लासेस के अंदर जब मैं इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा, ये याद रखिए कि बेटा ये आर्किटेक्चर हम अच्छा खासा कवर अप करेंगे। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द मार्केट ओरिएंटेड। और अगर तुम लोग एफ वाई पीज वगैरह आगे जाके बनाओगे तो इसी टूल के ऊपर बनेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर जाएं। ठीक है, ताकि तुम लोगों का एफ वाई पी में आते आते एक कम अज़ कम एटलीस्ट एक टूल पे हाथ साफ हो जाए। और इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है ये। तो समझ लो मार्केट में 80% 90% जॉब सॉफ्टवेयर हाउसेस किसी टूल पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तुम लोग दूसरे स्किल्स भी करो, तुम लोग लेट से पाइथन के ऊपर भी हाथ साफ करो, दूसरी चीज़ों पे भी हाथ साफ करो। बट ये समझ लो कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड टूल है इस वक्त, वो ये है। ठीक है, बिकॉज इट बिलीव्स ऑन द एजाइल डेवलपमेंट, इट बिलीव्स ऑन दी स्क्रम डेवलपमेंट। अब ये किस तरीके से होती हैं, ये जब मैं इस पर डेवलपमेंट करूंगा तो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको कि ये किस तरीके से हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये किस तरीके से टाइम को बचाती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें इसके अंदर और मज़ीद प्रोसीजर में, तो आप देखें कि हमारे पास ये व्यूज़ हैं। अगर आप होम के अंदर चले जाए तो देखिए ये व्यूज़ आ रहे हैं इसके। और व्यूज़ की यहाँ पे एक्सटेंशन होती है CSHTML। तो यहाँ पे एक्चुअली तीन HTML की फाइलें हैं। इसको समझ लो तीन HTML की फाइलें हैं, एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट है, एक इंडेक्स है। ठीक है, बट ये HTML नहीं है, CSHTML है। CSHTML से मुराद है कि इसमें C# भी लिख सकते हैं हम और HTML भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी इसके बैकएंड पे इंजन है, रेंडरिंग इंजन जिसको हम लोग कहते हैं रेजर इंजन, एक क्लास हमारी पूरी रेजर के ऊपर होगी। तो रेजर इंजन एक्चुअली इतना पावरफुल इंजन है कि वो HTML को भी समझता है और C# को भी समझता है। तो अगर आप HTML के दरमियान में C# भी लिख दें तो रेजर उसको भी समझ लेगा और रेंडर करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट ला देगा। तो ये चीज़ हमारे पास पुराने आर्किटेक्चर के अंदर नहीं थी। इसके अलावा शेयर्ड है, तो आपको याद होगा पुराने आर्किटेक्चर पे हमने मास्टर पेजेस के ऊपर काम किया है। तो मास्टर पेजेस वहाँ पे होते थे, यहाँ पे हम लोग लेआउट कहते हैं उसको। और वो लेआउट हमेशा हमारे शेयर्ड के फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, इस पे भी हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में काम करेंगे। ये सिर्फ अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही रखिएगा। जब हम इस पर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद है अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट URL ऑफ द मास्टर पेज। यानी जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी तो सबसे पहले कौन सा मास्टर पेज कॉल करेगी, वो आपने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर योर मास्टर पेज। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्फ़िग वेब डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे मौजूद है। और ये जो वेब डॉट कॉन्फ़िग है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जैसे ASP.NET के अंदर थी। बट ये ASP.NET की वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें एक वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल ये रही और एक वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल ये रही। वी हैव टू वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल्स। ठीक है, तो ये वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल्स इस व्यूज की हैं, इस बात का ख्याल रहे। अच्छा, ये क्यों होती हैं? एक्चुअली हम एरियाज को जब रजिस्टर करते हैं तो हम यहाँ पे आके रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अब ये एरियाज क्या है, ये आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये आप लोगों के कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है और इसको मैंने नहीं डाला हुआ। बट मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि वेन एवर वी हैव मल्टीपल MVC based applications, when we have more than one MVC applications and we are interested to combine them to make a single application, तो हम इस web.config फाइल के अंदर आकर के हम उसको एक सिंगल एप्लीकेशन के तौर पर रजिस्टर करते हैं। और वो होती अलग अलग एप्लीकेशंस एक्चुअली। तो एक्चुअली उन एरियाज को यहाँ पे आकर रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो चलें आप पहले अपना बेसिक हाथ बिठा लें, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो आप बेसिक चीज़ों पे हाथ बैठ जाओ तो फिर मैं, अगर आप इतने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो आपका, आपको समझ में आ रही हूँ चीज़ें, तो फिर मैं इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा। बट वो शायद हमारे क्लास से हटके होगा, अलग से वो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। बहरहाल,
उसके बाद हमारे पास ये एक फेविकन आइकन होता है एक्चुअली, जो आपके टैब के ऊपर एक हल्का सा आइकन शो कर रहा होता है, आप पे एप्लीकेशन का आइकन होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है ग्लोबल डॉट एजैक्स। एक्चुअली ग्लोबल डॉट एजैक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। जब एप्लीकेशन चलती है सबसे पहले तो ये वाली फाइल ग्लोबल डॉट एजैक एग्जीक्यूट होती है, और ग्लोबल डॉट एजैक्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि एप्लीकेशन स्टार्ट की तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एग्जीक्यूट करें। देखो, एक है एरियाज रजिस्ट्रेशन, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर कोई एरिया रजिस्टर हुआ हुआ है तो उनको भी कॉल कर लिया जाए। तो अभी तो हमारे पास कोई एरियाज एसएच नहीं है, तो इसलिए इसको कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है इसलिए कि अगर यूज़र कोई एरियाज रजिस्टर कर ले तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कॉल हो जाए, उसको यहाँ के एप्लीकेशन स्टार्ट में लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये पहले से यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फ़िल्टर डॉट कॉन्फ़िग है यहाँ पे, और वही फ़िल्टर डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे कॉल हो रही है। राउट डॉट कॉन्फ़िग है, वही राउट डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे कॉल हो रही है। बंडल डॉट कॉन्फ़िग है, वही बंडल डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे कॉल हो रही है। तो अक्सर जब हम बच्चों से इंटरव्यू लेते थे जो ASP.NET MVC पढ़ के आ रहे होते थे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो हम बच्चों से ये सवाल पूछ सकते हैं, हाँ भाई सबसे पहले जब एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले कौन सी फाइल कॉल होती है? द आंसर इज ग्लोबल डॉट एजैक्स। अच्छा जी, ग्लोबल डॉट एजैक्स कैसे रन होती है? आप कहेंगे जी ग्लोबल डॉट एजैक्स के अंदर एक डिफॉल्ट मेथड होता है विच इज नोन एज द एप्लीकेशन स्टार्ट, एंड एप्लीकेशन स्टार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द ऑल अदर कॉन्फ़िगरेशंस बिफोर द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। यानी जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी उससे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट ये मेथड की जिम्मेदारी है, ये एक्चुअली मेथड है, एप्लीकेशन स्टार्ट की मेथड की जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस को रन करें। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज द पैकेज डॉट कॉन्फ़िग। और पैकेज डॉट कॉन्फ़िग क्या है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप मैनुअली रेफरेंसेस में आके ऐड कर लें। मैनुअल रेफरेंसेस कहते हैं कि आप कहीं से लाइब्रेरी डाउनलोड करें, फिर आप उसको उसकी लाइब्रेरी को अपने हाथों से यानी कस्टम ला के यहाँ से ऐड कर लें। दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार ये है कि मैं एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ रहूँगा मैनेज NuGet पैकेजेस, इसके अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी डिफरेंट तरह की। तो मैं अगर यहाँ से जाके कोई लाइब्रेरी ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाके कोई लाइब्रेरी ऐड करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो उसका रेफरेंस यहाँ पे भी ऐड होगा और उसकी इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट कॉन्फ़िग में भी ऐड होगी। इससे मुराद क्या है कि आपने NuGet पैकेज मैनेजर से जाके उसको ऐड किया है। तो अगर कोई लाइब्रेरी मैनुअली यहाँ पे ऐड हुई होगी रेफरेंसेस में तो यकीनन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं होगी। और अगर एप्लीकेशन बाकायदा किसी दूसरे सर्वर से या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डाउनलोड करेगी तो उसकी पैकेज की इंफॉर्मेशन भी यहाँ रखेगी और उसके रेफरेंसेस को भी यहाँ पे ऐड करेगी। ये फिर एप्लीकेशन की खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। यानी NuGet पैकेज मैनेजर की खुद की जिम्मेदारी है कि वो उन दोनों जगह पे इसकी एंट्री करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो मैनुअली या कस्टम ऐड हुई होगी तो वो सिर्फ रेफरेंसेस में मिलेगी, पैकेजेस में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये आपको जुगाड़ बता रहा हूँ मैं ताकि आप इजीली ट्रैक कर पाएँ कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और द लास्ट वन इज़ नोन एज द वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये किसी भी प्रोजेक्ट से रेलेवेंट होती है। मेरे पास मैसेज भी आ गया 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स बाद आप लोग रिकनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर सिलसिला ऐसा है कि ये वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, तो इसके अंदर हम तमाम एप्लीकेशन लेवल पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं हम इसके अंदर लिखते हैं आके, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिखती है। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये वन टाइम रन होती है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये एक दफ़ा रन होती है, उसके बाद दोबारा रन नहीं होती। ये कॉन्फ़िगरेशन को वन टाइम रीड करती है और आपकी एप्लीकेशन को लोड कर देती है, ठीक है। तो लोड होने से पहले तक ये वन टाइम रीड होती है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जब लोड हो जाती है तो फिर इस फाइल का काम खत्म हो जाता है। अक्सर मैं ये सवाल भी पूछता था बच्चों से इंटरव्यू में कि अच्छा भाई अगर किसी ने वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दिया तो क्या होगा, और आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी तो क्या होगा? द आंसर इज आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी,
आपकी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही हो और आप इस वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कोई भी चेंज करके सेव करें, तो आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त शट डाउन हो जाएगी और आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इसको बातों को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें। अब लेट से मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और रन करने के साथ मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। Now this is the default layout of the ASP.NET MVC। और अगर हम देखें, मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये होम आ गया, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट आ गया, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा होम आ गया। तो एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर गया और इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक मोबाइल आइकन की शेप आ रही होती है। रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस, लुक एट दिस। तो यहाँ पे मेरे पास टॉगल डिवाइस का एक टूल ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया। नाउ वी कैन सी कि मैं अब इस एप्लीकेशन को बाकायदा तौर से देख सकता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। एंड नाउ वी कैन सी कि ये एप्लीकेशन मैक्सिमम हद तक रिस्पॉन्सिव है। मतलब इतना पतला तो स्मार्टफोन किसी का होता भी नहीं है, बट आप ये देखेंगे यहाँ तक भी अ, यहाँ तक ये एप्लीकेशन को इसने रिस्पॉन्सिव कर दिया है। तो इस आर्किटेक्चर की एक और खूबसूरती क्या है? इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती ये है कि ये हाइब्रिड एप्लीकेशन है। और हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है? हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन ये होती है कि वो हर किस्म के स्मार्टफोन पे, हर किस्म के टैबलेट पीसी पे और हर तरह की डिवाइस पे रन हो जाती है। दूसरी सी खूबसूरती क्या है कि दिस इज़ द ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन। चाहे वो आईओएस का स्मार्टफोन हो, या वो एंड्रॉयड का स्मार्टफोन हो, या विंडोज़ मोबाइल फ़ोन का अपना हो, वो किसी कहीं पे भी रन हो सकती है। ऐसी एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन किसी भी ब्राउज़र के इंटरफेस पे चल सकती है। इसलिए दिस आर्किटेक्चर इज़ द लेटेस्ट आर्किटेक्चर व्हिच इज़ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। वो प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरा ये है कि दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर द मेट्रो स्टाइल एप्लीकेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने आते कहा, यार मुझे जो है ना वो अपने बिज़नेस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है। अच्छा जनाब, उसके लिए जी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन गई, हमने बना के दे दी उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो पे। थोड़े अरसे बाद दोबारा आया, यार मेरे कुछ कस्टमर्स जो है ना वो आईओएस यूज़ कर रहे हैं, यानी वो ना वो एप्पल के मशीन या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमने पूछा क्या करना जी, या अब आप उसके लिए एक और एप्लीकेशन बना दें। अच्छा जी, फिर हमने उनके लिए एक और एप्लीकेशन बना दी, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी आईओएस, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव सी पे बना के दी। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमने उनको बना के हैंड ओवर किया, दो काम हो गए। फिर उन्होंने कहा जी हमारे लिए जो इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट है उसके ऊपर भी एप्लीकेशन का इंटरफेस होना चाहिए। जो मेरे ऑपरेटर्स हैं और जो मेरा स्टाफ है, ज़रूरी थोड़ी है वो एंड्रॉयड या आईओएस यूज़ करे, वो तो लैपटॉप यूज़ करेगा। तो फिर हमने इस पे मतलब सिंपल ASP.NET पे एक इंटरफेस बनाया। अच्छा, चीज़ एक ही थी, बट वी हैव कॉपीड its implementation on the basis of different platforms। हमने 3 दफ़ा उसकी कॉपी बनाया पैरेलल। अब अगर एक में चेंज आता था तो हमें अदर 2 में भी चेंजेस करने पड़ते थे।
now we can see, you can see कि how much the efforts is multiply by 3. अब इस चीज ने कैसे ओवरकम किया? आप एक एप्लीकेशन बनाएं that is ASP.NET MVC based, वो रिस्पॉन्सिव हो, वो हर डिवाइस के ऊपर चले. नाउ द थिंग इज कि अगर वो iOS एप्लीकेशन है तो उसके उस पर भी ब्राउजर रन होता है. अगर वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, अगर वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड को ओएस पे चलना है उसे, तो वहाँ पे भी ब्राउजर इंस्टॉल हो सकता है. और अगर आपकी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन है तो वहाँ पे भी ब्राउजर इंस्टॉल हो सकता है. तो आप देखें कि आपको उसका कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के ऊपर उसे चला सकते हैं, एंड दैट इज नॉट द डिवाइस स्पेसिफिक. तो ये इसका मेजर रोल है, ये इसका मेजर एडवांटेज है कि आप उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसे चला सकते हैं बड़े आराम से. ठीक है, तो अब ये मैंने इसका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया कि ये किस तरीके से रन हो रहा है. और अगर हम उसके अबाउट में जाएं या इसके कॉन्टैक्ट में जाएं तो हम एक्चुअली उसके इजीली इसको हम रेंडर कर पा रहे हैं. अब अगर गौर से देखें कि ये हमारे पास इसके शुरू में जो ये URL है, दैट इज़ दी एप्लीकेशन URL एक्चुअली. और ये बता रहा है कि ये एप्लीकेशन रन हो रही है इसी मशीन के ऊपर. ठीक है, इसी एक सिंगल मशीन के ऊपर रन हो रही है, एंड दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस आईडी या एप्लीकेशन आईडी, एंड दैट इज़ नोन एज द 44368, जो कि ये पोर्ट एक्चुअली असाइन हुई हुई है. और वो पोर्ट असाइन हुई हुई है मेरे इसने विजुअल स्टूडियो ने, कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है तो IIS किस पोर्ट के थ्रू इस एप्लीकेशन से बात करेगा या टॉक करेगा. उसके बाद दिस इज़ नोन एज द कंट्रोलर. और एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इधर आए आपकी एप्लीकेशन पे, तो आपके पास कंट्रोलर के अंदर ये होम के नाम का कंट्रोलर है, और होम के नाम के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम का एक कंट्रोलर है, अबाउट के नाम का एक कंट्रोलर है, सॉरी एक्शन है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट के नाम का एक एक्शन है. यानी वी हैव 3 एक्शंस. फर्स्ट इज इंडेक्स, एंड अदर इज अबाउट, एंड थर्ड इज कॉन्टैक्ट. ठीक है, और अगर आप देखें बेटा कि ये तीनों के तीनों एक्शन किस कंट्रोलर में है, तो दैट कंट्रोलर इज होम कंट्रोलर. नाउ यू कैन सी कि जब मैंने होम पे क्लिक किया तो एक्चुअली इसने तो मुझे ना होम शो किया ना इंडेक्स शो किया. ये इसलिए शो नहीं किया कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट खुद ही रन हो जाता है. लाइक मैंने कहा होम, और होम के बाद स्लैश इंडेक्स, तो देखो ये यही URL कॉल हो रहा है जो URL इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए. तो अब अगर लेट से मैंने अबाउट पे क्लिक किया, देखो ये अबाउट आ गया, और अब मैं इसकी जगह पे वही URL डालता हूँ, दैट इज माय एप्लीकेशन डोमेन स्लैश कंट्रोलर स्लैश एक्शन. यानी होता क्या है, स्लैश कंट्रोलर स्लैश एक्शन. मैंने एंटर किया तो आप देखें कि बाकायदा मेरा वह इंडेक्स का एक्शन कॉल हो गया. और अगर आप देखें अबाउट में तो अबाउट का एक्शन कॉल हो गया, कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट का एक्शन कॉल हो गया. अच्छा, अब ये एक्शन कॉल किया हुआ है, तो एक्शन कॉल करने से इसका HTML कैसे आ रहा है. यानी सपोज अबाउट को क्लिक किया तो अबाउट का HTML आ गया, और अबाउट के एक्शन के अंदर आओ तो अबाउट के एक्शन के अंदर उसका कोई HTML का